सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने जो क्लास 10th का मॉडल पेपर जारी किया है, प्रैक्टिस पेपर जारी किया है, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी विषयों के मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मॉडल पेपर सॉल्व करने से बच्चों के 20-30 नंबर वैसे ही बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि प्रश्न कैसे आएंगे, कितने कठिन प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कैसा आएगा, कितने नंबर का प्रश्न आएगा, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, कक्षा 10वीं अवधि होरा त्रयम यानी 3 घंटे का पेपर होगा। संपूर्ण अंक यानी 80 नंबर का पेपर होगा। पेपर में सबसे पहले सामान्य निर्देश लिखे होते हैं, उसके बाद प्रश्न पत्र का प्रारूप लिखा होता है कि आपके पेपर में कितने खंड हैं। तो यहाँ पर देखो ना, 4 खंड होंगे, का खा गा घा। उसके बाद खंड खा का के अंतर्गत अपठितांश अवबोधन है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनसीन पैसेज। ये 10 नंबर का प्रश्न होता है और इसमें 80 से 100 शब्द का एक पैसेज आता है। तो सर्वप्रथम हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे, फिर प्रश्न देखेंगे। ये जनाः दृढ़ प्रतिज्ञा भवन्ति, जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, तेषां कृते उनके लिए, वर्तम एव सर्वप्रमुखम भवति, उनके लिए व्रत ही सर्वप्रमुख होता है। संसारे ईदृशाः जनाः अभवन, संसार में ऐसे लोग हुए हैं ये जो जीवनस्य अंतिमे क्षणे अपि, जीवन के अंतिम क्षण में भी सत्यस्य आश्रयम न अत्यजन, सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा। स्व आत्मानः विपर्ये, अपनी आत्मा के विपरीत, किंचित अपि कर्म न अकुर्वन्, थोड़ा भी कर्म नहीं किया। अनेकासु विपत्तिषु, अनेक विपत्तियों में, अपि भी निरपः हरिश्चंद्रः, राजा हरिश्चंद्र, सत्यस्य आश्रयम न अत्यजत, सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा। महाराणा प्रतापः, महाराणा प्रताप, आजीवनम, जीवन पर्यंत, वने आभ्रमत, वन में भ्रमण किया था। स्वाभार्याम बालौ च, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के, बुभुक्षयः निष्प्राणान् इव पश्यन् अपि, यानी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को भूख से निष्प्राण देखते हुए भी सह, उन्होंने तेषां वार्तां न अमन्यत, उनकी बात को नहीं माना। महाराणा प्रतापस्य पत्नी, महाराणा प्रताप की पत्नी, पुत्रों च, और दोनों पुत्र, तस्मै, उनके लिए, प्राधीनम जीवनम जीवितुम, प्राधीन जीवन जीने के लिए, अकथयन, कहा था। आधुनिक काले, आधुनिक काल में, महर्षि दयानंदो अपि, महर्षि दयानंद ने भी, सत्यस्य पालने, सत्य के पालन में, वेद प्रचारे च, और वेद के प्रचार में, स्वजीवनस्य बलिदानम अकरोत, अपने जीवन का बलिदान किया था। परंतु सत्यस्य मार्गम न अत्यजत, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एवं एव, इस प्रकार ही, पूर्ण भूमि भारते, पूर्ण भूमि भारत में, अनेके ईदृशाः पुरुषाः अजायन्त, अनेक ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं, ये जो स्वजन्मनः, अपने जन्म के द्वारा, इमाम भूमिम, इस भूमि को, पवित्रताम अकुर्वन, पवित्र किया था। अद्यापि, आज भी, तेषां चरण चिन्हानि, उनके जो चरण चिन्ह है, मानवान सत्याचरणम प्रति प्रेरयन्ति, मनुष्य को सत्य के आचरण के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह अनसीन पैसेज है, इसमें सत्य के विषय में बताया गया है। अब हम इसका प्रश्न देखेंगे, साथ ही साथ वो ट्रिक भी देखेंगे कि सभी विद्यार्थी बिना अनुच्छेद का अर्थ जाने भी उत्तर कैसे ढूंढेंगे। देखो पहला प्रश्न कैसा होता है, एक पदेन उत्तरत, यानी 1 वर्ड में इसका उत्तर देना होगा। केवलम प्रश्न द्वयम, 3 दिया होगा, 2 करने होंगे। पहला है, महर्षि दयानंदः किम बलिदानम अकरोत,
अब इसके लिए मान लो हमने आपको अनुवाद बता दिया, लेकिन पेपर में अनुवाद कोई नहीं बताएगा, तो क्या करेंगे, क्रियापद बलिदानम अकरोत, इसको ढूंढेंगे कहाँ पर है और किसके लिए है, महर्षि दयानंदः। तो यहाँ पर देखो, ये देखो महर्षि दयानंदः मिल गए और बलिदानम अकरोत क्रियापद मिल गया। अब यहाँ पे है किम, किम मतलब किसका बलिदान किया, तो इस एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा स्वाजीवनस्। क्या हो जाएगा, स्वाजीवनस्। बस इसी को आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, कह निरपः सत्यस्य आश्रयम न अत्यजत, किस राजा ने सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा। अब इसमें देखो क्रियापद क्या है, न अत्यजत। अब इसको पैसेज में ढूंढिए, देखो यहाँ पे मिल गई, तो क्या हो जाएगा, कह निरपः किस राजा ने, तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र। इसको लिख लेंगे। कह आजीवनम बने अभ्रमत, कौन जीवन पर्यंत वन में घूमे थे। तो पैसेज पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कौन घूमे थे, महाराणा प्रताप। अब उसके लिए क्रियापद क्या है, बने अभ्रमत। अब इसको ढूंढेंगे कि बने अभ्रमत क्रिया का पद कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। और क्रियापद कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो ना ये मिल गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। तो दो ही करने हैं तो आप कर लेंगे। उसके बाद इसका फुल सेंटेंस का प्रश्न आता है, पूर्ण वाक्यन लिखत, इसमें भी दो करने होंगे। पहला है दृढ़ प्रतिज्ञ जनानाम कृते किम सर्वप्रमुखम भवति, दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों के लिए क्या सर्वप्रमुख होता है। अब इसका उत्तर आप पैसेज में देखेंगे तो जो पहली लाइन है वही इसका उत्तर है। क्या अर्थ है इसका, कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ लोग होते हैं उनके लिए अपना व्रत यानी अपना संकल्प ही प्रमुख होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, अद्यापि किम मानवान सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति, आज भी क्या मनुष्यों को सत्य आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका उत्तर अंतिम लाइन में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अद्यापि तेषां चरण चिन्हानि मानवान सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति, यानी आज भी जो महापुरुष हैं उनके चरण चिन्ह मनुष्य को सत्य आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, के महाराणा प्रतापम प्राधीनम जीवनम जीवितुम अकथयन, किन्होंने महाराणा प्रताप को प्राधीन होकर जीवन जीने के लिए कहा था। अब यहाँ पे क्रियापद क्या है, अकथयन। तो इसको पैसेज में ढूंढिए, देखो कहाँ पे मिल गया, ये यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी महाराणा प्रताप की पत्नी ने और उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें पराधीन जीवन जीने के लिए कहा था। तो इस तरह से पूर्ण वाक्य का उत्तर भी लिख लेंगे। उसके बाद जो प्रश्न नंबर ई है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही आपके पेपर में लिखा हुआ मिलता है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में ई तो लिख देते हैं लेकिन शीर्षक लिखते ही नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। शीर्षक में क्या होता है कि जो अनुच्छेद आया हुआ है उसका केंद्र बिंदु क्या है, वो किस पर केंद्रित है, वही उसका शीर्षक होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें सत्य के बारे में बताया गया है, तो क्या हो जाएगा, सत्यस्य महिमा। क्या हो जाएगा, सत्यस्य महिमा या सत्यस्य महत्ता, महत्ता भी लिख सकते हैं। अब कोई बालक कहे सर जी अगर हम महाराणा प्रताप लिख दें, राजा हरिश्चंद्र लिख दें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक पद में यानी एक शब्द में टाइटल लिख दिया है तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, बशर्ते शर्त ये है कि वह उस पैसेज से संबंधित होना चाहिए। अगर कोई कहे सर जी अगर हम महापुरुषाह लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, महापुरुष भी शीर्षक हो सकता है क्योंकि अनुच्छेद में महापुरुष के बारे में बताया गया है। तो शीर्षक लेखन का प्रश्न बिल्कुल आप न छोड़ें, एक नंबर बहुत कीमती होते हैं। उसके बाद जो ई खंड है यथा निर्देशम, ये थोड़ा सा कठिन होता है, केवलम प्रश्न त्रयम 3 करना होता है। ये भाषा अवबोध के प्रश्न होते हैं, इसमें व्याकरण पूछा जाता है, कर्ता कर्म क्रिया और विलोम पद। देखिए पहला क्या है, अकरोत,
इत्यस्य क्रियायाः कर्तृपदम किम, अकरोत् क्रिया का कर्ता ढूंढना है। अब इसके लिए यहाँ पे विकल्प में क्या क्या दिया है, महर्षि दयानंदः, महाराणा प्रतापः और हरिश्चंद्रः। अब इसके लिए आपको पेपर में पैसेज में देखना पड़ेगा कि अकरोत् आया कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखो अकरोत् कहाँ पर आया हुआ है, ढूंढिए पैसेज में कहाँ पर है। तो महाराणा प्रतापः उनके पास नहीं आया है, ये कहाँ पर आया है, स्वामी दयानंदः। मिल गया, ये देखिए यहाँ पर है अकरोत्। अभी ये किसके लिए आया हुआ है, महर्षि दयानंदः के लिए। तो इस तरह से कर्ता पद आप पेपर में ढूंढेंगे। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा महर्षि दयानंदः। निरपः हरिश्चंद्रः अनयो पदयो विशेषण पदम किम, यानी यहाँ पे दो पद हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको अनयो पदयो का अर्थ ही समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है। तो देखो अनयो माने होता है इन दोनों, और पदयो मतलब पदों में, यानी इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है। तो आप जानते हैं ना विशेषण क्या होते हैं, एडजेक्टिव, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पे निरपः हरिश्चंद्रः, तो हरिश्चंद्र क्या है, संज्ञा पद है, निरप क्या है, विशेषण है। तो ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। पत्नीम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः, यहाँ पे पर्याय पूछा है। पर्याय मतलब साइनोनिम्स, यानी समान अर्थ वाले। और किस पद का, पत्नीम का। पत्नी माने क्या होता है, भार्या। ये आया हुआ है पैसेज में। अब जाया माने भी पत्नी होता है, लेकिन ये पैसेज में नहीं आया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि आपको पैसेज के अनुसार उत्तर देना है। तो जाया माने यद्यपि पत्नी होता है, लेकिन ये पैसेज में नहीं आया है, इसलिए गलत है। सही क्या है, भार्याम। उसके बाद अनुच्छेदे मिथ्यायाः पदस्य कः विपर्यय आगतः, अनुच्छेद में मिथ्यायाः इस पद का विपर्यय पद कौन सा आया हुआ है। विपर्यय मतलब विलोम पद। तो मिथ्या माने होता है झूठ, और मिथ्यायाः यानी झूठ का, तो इसका विलोम पद हो जाएगा सत्यस्य, यानी सत्य का। तो इस तरह से आपका प्रथम प्रश्न पूर्ण हुआ। अब इसके बाद आपका खंड खा आता है रचनात्मक कार्यम का, जो कि 15 अंक का है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 होता है पत्र लेखन का। तो देखिए यहाँ पे पत्र का विषय क्या दिया गया है, भवत्याः नाम विद्योतमा अस्ति, आपका नाम विद्योतमा है। भवत्याः विद्यालये, आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवसः मानितः, पर्यावरण दिवस मनाया गया। एतद विषये, इसके विषय में स्वसखीम, अपने सखी को, अस्मिताम, अस्मिता को, यानी सखी का क्या नाम है, अस्मिता, लिखिते पत्रे, यानी अस्मिता के प्रति लिखे गए पत्र में रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रम चा पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु, यानी यहाँ पे लिखने वाला कौन है, विद्योतमा। अब यहाँ पे सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना नाम विद्योतमा मान लेंगे, क्योंकि पत्र में कहीं भी आपको अपने बारे में कुछ नहीं लिखना होता है। पत्र में जो प्रश्न है उसको पढ़ के उसके अनुसार उत्तर देना होता है। तो पत्र लिखने वाला कौन है, विद्योतमा। किसके लिए लिखा जा रहा है, अस्मिता नामक उसकी सखी है। विषय क्या है कि विद्योतमा के विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसके विषय में लिखना है। तो देखिए पत्र का जो प्रश्न है 5 नंबर का आता है, इसमें 10 रिक्त स्थान होते हैं। तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं वो भी हम आपको बता दें। तो बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो 1 2 3 4 इस तरह से कह के ये जो मंजूषा में पद दिए गए ना, इनको ही लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके आधे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही आपके लिखा हुआ है पत्रम चा पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु, यानी आपको पूरा पत्र अपनी कॉपी में फिर से लिखना होता है। जो भरे जाने वाले पद हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। तो आप पेपर में पूरा पत्र लिखेंगे। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। हरितिमा हरियाली, उत्साहिता उत्साहित, प्रशंसाम प्रशंसा, आरोपितवन्तः लगाए गए, अस्मिते हे अस्मिता, मार्गम रास्ते, आरोपणे लगाने में, सा स्नेहम स्नेहपूर्वक, पर्यावरण दिवसः पर्यावरण दिवस, वातावरणस्य वातावरण। अब यहाँ पे
पत्र में हमें क्या देखना होता है, देखो यहाँ पे लिखा है परीक्षा भवनात्, यानी परीक्षा भवन से। दिनांक, दिनांक लिखना है, जिस भी दिन आप पत्र लिखें वो दिनांक लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने दिनांक का कॉलम जो है खाली छोड़ रखा है। अब उसके बाद देखो नंबर 1 पे लिखा हुआ है प्रिय, उसके बाद रिक्त स्थान है। तो हम सभी जानते हैं कि जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं सबसे पहले उसी को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है, अस्मिता के लिए। अब देखो मंजूषा में ही क्या लिखा हुआ है, अस्मिते। एक पहचान हम आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखो अस्मिते के बाद जो है संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पत्र लेखन में आपके काम आएंगे। तो अस्मिते, उसके बाद संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये नंबर 1 पे आएगा। तो कैसे भरेंगे, प्रिय अस्मिते, प्रिय अस्मिता। उसके बाद नमस्ते, अब किसी को नमस्ते करते हैं तो सा प्रेम करते हैं, तो यहाँ पे देखो सा स्नेहम आया हुआ है, तो 2 नंबर पर हम लिख देंगे सा स्नेहम नमस्ते, स्नेह पूर्वक नमस्कार है। उसके बाद हयः, यानी कल, एव मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में, मानितः, मनाया गया। अब क्या मनाया गया, प्रश्न में ही पता चल गया ना, पर्यावरण दिवसः, और मंजूषा में भी दिया गया है। तो यहाँ पे 3 नंबर पे आएगा पर्यावरण दिवसः, यानी कल मेरे विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया। सर्वे छात्राः, सभी विद्यार्थी, आसन, थे। अब पर्यावरण दिवस मनाया गया, सभी बच्चे कैसे रहेंगे, उत्साहिताः। तो यहाँ पे 4 नंबर पे आ जाएगा उत्साहिताः, सभी बच्चे उत्साहित थे। छात्राः अध्यापकै सह, यानी जो बच्चे थे अध्यापकों के साथ, पादपानां व्यस्ताः आसन। अब यहाँ पादपान यानी पेड़ों के, व्यवस्था आसन, व्यस्त थे, तो पेड़ों के यहाँ पे क्या भरेंगे, 5 नंबर में आएगा आरोपणे। आरोपणे माने क्या होता है, लगाने में। मम विद्यालयस्य परिसरे, मेरे विद्यालय के परिसर में, तू, तो, प्रसृतः, फैली हुई है। अब पेड़ लग गए तो क्या फैलेगा, हरितिमा। हरितिमा माने क्या होता है, हरियाली। एकादश द्वादश कक्षाया छात्राः, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी, विद्यालयात बहिर्गत्वा, विद्यालय के बाहर जाकर के। अब विद्यालय के बाहर, उसके बाद उभयता, दोनों ओर। अब किसके दोनों ओर, मार्गम। यहाँ पे 7 नंबर पे क्या भरेंगे, मार्गम, यानी रास्ते के दोनों ओर, पादपान, पेड़ों को। अब यहाँ पे 8 नंबर क्या भरेंगे, आरोपितवन्तः, लगाए थे। सर्वे जनाः, सभी लोग, अस्माकं विद्यालयस्य छात्राणां प्रयासस्य, हमारे विद्यालय के छात्रों के प्रयास का, अब क्या करेंगे, प्रशंसा। तो 9 नंबर भरेंगे प्रशंसाम कृतवन्तः। यदि सर्वे विद्यालयः एवं कुर्युः, यदि सभी विद्यालय ऐसा करें, त्रयी, तो रक्षणम स्यात्। अब यहाँ पे एक ही भरना है, तो क्या भरेंगे, वातावरणस्य। अब यहाँ पे मंजूषा में भरते समय ध्यान देंगे हम, यहाँ पे देखो प्रशंसाम लिखा हुआ है, लेकिन जब भरेंगे तो माँ को अनुस्वार लिख देंगे, क्योंकि अभी संधि का नियम है, 9th क्लास में संधि आपने पढ़ी है कि माँ वर्ण के बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पे प्रशंसाम आप लिखेंगे तो उसको अनुस्वार में बदल देंगे। तो इस तरह से पत्र आप लिखेंगे तो आप पूरे 5 अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है चित्र वर्णन का। देखो यहाँ पे लिखा गया है, प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, दिए गए चित्र को देख करके, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से, पंचवाक्यान संस्कृतेन लिखत, 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये चित्र वर्णन का प्रश्न होता है। यहाँ पर देखो चित्र किसका है, निर्वाचन का चित्र है कि लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे पद भी लिखे हुए हैं, भारतस्य जनाः निर्वाचन आयोगः, बालिकाः बालकाः, निर्वाचन पेटिकां पिंजम, इत्यादि इत्यादि यहाँ पे पद लिखे हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं कि यह चित्र किसका है, तो कैसे लिखेंगे, इदम निर्वाचनस्य चित्रम अस्ति। अब निर्वाचन का यानी यहाँ पे षष्ठी लगाएंगे कि यह निर्वाचन का चित्र है। दूसरे वाक्य में क्या लिखेंगे, जनाः मतदाता पत्रम दर्शयन्ति। अब यहाँ पे देखो दर्शयन्ति भी मंजूषा में है, मतदाता पत्रम भी मंजूषा में है, जनाः भी मंजूषा में है। हमने क्या किया, बस तीनों को मिला दिया।
कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें कि पूरी मंजूषा के वाक्यों को ऐसे ऐसे लिख देते हैं और उनको नंबर मिलता है 0। तो आप पूरी मंजूषा के पदों को मत लिखिए, एक सार्थक यानी अर्थवान वाक्य बनाइए 2-3 पद लेकर के। 3 नंबर पे लिखेंगे जनाः पंक्तिबद्धाः सन्ति, यानी लोग जो हैं कतार में खड़े हैं, लाइन में हैं। 4 नंबर पे सर्वे मतदानम कुर्वन्ति, सभी मतदान कर रहे हैं। उसके बाद निर्वाचन पेटिकाम अस्ति, निर्वाचन पेटिका है। अब देखो ये निर्वाचन पेटिकाम जो है यहाँ पे मंजूषा में ही लिखा हुआ है, बस हमने क्या कर दिया, अस्ति लगा दिया। तो अस्ति और संति लगा करके भी वाक्य आप बना सकते हैं। 6 नंबर पे क्या बनाएंगे, मसी पात्रम अस्ति, मसी पात्रम भी देखो यहाँ पे मंजूषा में दिया गया है। उसके बाद 7वां क्या बनाएंगे, 18 वर्षीया बालिका सन्ति, यानी 18 साल की बालिकाएं भी लाइन में हैं। उसके बाद 8वां वाक्य बना सकते हैं चित्रम सुंदरम अस्ति, यहाँ पे हमने 8 वाक्य बनाए हैं, लेकिन पेपर में आप 6 वाक्य बनाए बस। मान लो एक गलत हो जाए तो 6ठा वाक्य चेक करके आपको नंबर मिल जाए, 6 से ज़्यादा ना बनाएं। उसके बाद इसके अथवा के रूप में एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना होता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखितम विषयम अधिकृत, नीचे लिखे हुए विषय को आधार बना करके पंचभी संस्कृत वाक्य ही, 5 संस्कृत वाक्यों के द्वारा एकम अनुच्छेदम लिखत, एक अनुच्छेद लिखिए। टॉपिक क्या है, दूरदर्शनम। हालांकि इससे सरल प्रश्न होता है चित्र वर्णन का, क्योंकि उसमें मंजूषा से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, लेकिन जो अच्छा विद्यार्थी है वो ये अनुच्छेद भी लिख सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, दूरदर्शनम। अब कैसे वाक्य बनाएंगे, देखो मंजूषा में क्या क्या दिया गया है, जनाः पश्यन्ति दूरदर्शनम, बस पहला वाक्य बनाइए जनाः दूरदर्शनम पश्यन्ति, लोग जो है दूरदर्शन देखते हैं। दूसरा वाक्य बना लीजिए अहम अपि दूरदर्शनम पश्यामि, मैं भी दूरदर्शन देखता हूँ या देखती हूँ। तीसरा वाक्य बनाएंगे मनोरंजनम भवति। अब यहाँ पे देखो मनोरंजनम यहाँ पे मिल गया, भवति अपने मन से लगा दिया, यानी मनोरंजन होता है, किससे, दूरदर्शन से। चौथा वाक्य बनाएंगे देश विदेशस्य सूचना भवति, यानी मनोरंजन, दूरदर्शन देखने से देश विदेश की जानकारी होती है। और क्या होता है, ज्ञानवर्धनम भवति, ज्ञानवर्धन होता है। अब यहाँ पे आप मंजूषा की सहायता ले सकते हैं या अपने मन से भी आप वाक्य बना सकते हैं। आपको पूरे 5 वाक्य मिलेंगे अगर आपका वाक्य सही है। अगर आधा सही होगा तब भी आपको आधा नंबर जरूर मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि मान लो हमारा गलत हो जाए और आप गलती के डर से लिखे ही ना, लिखना जरूर है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 होता है ट्रांसलेशन का, यानी अनुवाद का। यहाँ पे 6 वाक्य दिए रहते हैं, आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना होता है। और कितने वाक्यों का, 5 वाक्यों का, 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। तो अनुवाद के लिए वैसे हमने एक वीडियो बनाई है, 25 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। तो देखो यहाँ पे पहला वाक्य क्या है, चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग है। तो चिकित्सालय के चारों ओर, इसके लिए ऊपर विभक्ति में आपने पढ़ा है परितः, उसकी योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अनुवाद कैसे बनाएंगे, चिकित्सालयम परितः मार्गाः सन्ति। अब यहाँ पे कोई विद्यार्थी कहे सर जी अगर हम मार्गः अस्ति लिख दें तो अस्ति गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्ग है मतलब बहुवचन। और अगर हिंदी में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, रोड्स आर मतलब बहुवचन, तो यहाँ पे संति लगाएंगे और मार्गाः बहुवचन लगाएंगे। उसके बाद तुम माँ के साथ रसोई में काम करती हो। अब तुम को क्या होता है, तुम, माँ के साथ। अब यहाँ पे देखो ना, साथ, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, विद, इंग्लिश में क्या कहते हो, विद, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सह, संस्कृत में क्या कहते हैं, सह। और सह के योग में जिसके साथ काम किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया। तो यहाँ पे माँ के साथ काम हो रहा है, यानी वो खाना बना रही हैं, तो यहाँ माँ के साथ, तो माँ के लिए जो शब्द रूप है संस्कृत में वो है मातृ। कौन सा शब्द है, मातृ, ऋकारांत शब्द है और इसका तृतीया विभक्ति एक वचन बनता है मात्रा।
अब कोई विद्यार्थी कहे सर जी अगर मातृ का रूप याद नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए आप उसका पर्याय पद यानी अम्बा, अम्बा माने क्या होता है माता, अम्बा शब्द का रूप लगा लीजिए। तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा अम्बया, क्या बनेगा अम्बया, अम्बया का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो अगर मात्रा का प्रयोग करेंगे तो कैसे बनेगा, त्वम मात्रा सह पाकशालायाम कार्यम करोषि। रसोई घर को क्या कहते हैं पाकशाला, और यहाँ पे में है यानी सप्तमी लगेगी तो पाकशाला याम, और यहाँ पे तुम करता है तो क्रिया हो जाएगी करोषि। इस तरह से अनुवाद करेंगे तब अब आप जो है अनुवाद के पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। तीसरा वाक्य है राधा ने भोजन किया, किया मतलब पास्ट टेंस, यहाँ पे देखो ना हैड भी है, हैड मतलब पास्ट टेंस, तो क्या बनाएंगे राधा भोजनम अकरोत। अब कोई कहे सर जी हमें लंग लकार का रूप याद नहीं है, तो अकरोत आपके पहले प्रश्न में आया हुआ है, तो आप पेपर से भी कुछ सहायता ले लीजिए जो आपको मिले। उसके बाद आपका चौथा वाक्य है कल गणतंत्र दिवस था। अब कल के लिए क्या आता है हयः, तो कैसे वाक्य बनेगा हयः गणतंत्र दिवस आसीत, हयः मान क्या होता है यस्टरडे। उसके बाद अगला है यमुना नदी दिल्ली में बहती है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा यमुना नदी देहल्याम वहती। यमुना नदी ऐसे कैसे हमने लिख दिया दिल्ली में यानी देहल्याम, और बहती है तो क्या होता है वहती। उसके बाद सदा सच बोलो, तो इसका अनुवाद हो जाएगा सदा सत्यम वद, यानी सदा सत्य बोलो। ये लोट लकार का वाक्य है। लोट लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है आज्ञा देने के अर्थ में, तो सदा सत्यम वद। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो अनुवाद के 5 अंक प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है रचनात्मक कार्य वाला दूसरा खंड कर लिया। अब इसके बाद आता है खंड गा, इसके अंतर्गत व्याकरण के प्रश्न आते हैं। 25 अंक का ये खंड है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 5 आता है संधि का। किसका आता है संधि का, यानी आपके पेपर में संधि कितने नंबर की आएगी 5 नंबर की। तो पहला देखो यहाँ पे वाक्य दिए होंगे, एक पद जो है रेखांकित होगा, उसी को आपको लिखना होता है, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। संचरणम, अब यहाँ पे क्या करना है इसका विच्छेद करना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना संधि पदम संधि विच्छेद पदम व लिखत, यानी अगर संधि पद है तो विच्छेद पद लिखना है, विच्छेद पद है तो संधि पद लिखना है। तो पहला है संचरणम। अब इसका विच्छेद पद क्या हो जाएगा देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो इया है उसको माँ में बदल देंगे, क्या लिखेंगे सम प्लस चरणम। यहाँ पे कौन संधि है पर रूप संधि है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, पर सवर्ण संधि वही संधि है, यानी बाद वाले यहाँ पे माँ जो है इया में बदल गया है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है सदुपयोग। अब यहाँ पे व्यंजन संधि है, क्या होगा इसका सत प्लस उपयोग। ध्यान दीजिएगा हमने आपको संधि की अलग वीडियो बनाई है ना, उसमें बता रखा है कि पहले वर्ग को तीसरे वर्ग में बदलते हैं। अब यहाँ पे विच्छेद करना है तो जो दा है वो ता में बदल गया और हलंत लग गया, और उसमें जो ऊ की मात्रा लगी है उसको अलग कर देंगे, तो सत प्लस उपयोग बन जाएगा। कौन सी संधि है व्यंजन संधि। उसके बाद अगला है कश्चित। अब यहाँ पे इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कह प्लस चित। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा कह प्लस चित। इसमें कौन सी संधि है विसर्ग संधि है। विसर्ग जो है किसमें बदल रहा है, विसर्ग बदल रहा है तालब सा में। नियम क्या है कि विसर्ग के बाद में चाछा हो तो विसर्ग जो है तालब सा में बदल जाता है। हमने विसर्ग संधि की अलग से वीडियो बनाई है, प्ले लिस्ट में जाएं और विसर्ग संधि अच्छे से समझें। उसके बाद अगला है असमान नगरात, तो इसका विच्छेद हो जाएगा अस्मात प्लस नगरात, यानी जो ना है वो ता में बदल जाएगा, अस्मात प्लस नगरात। ध्यान से समझिएगा क्योंकि संधि है, इसमें ऑप्शन भी आपको नहीं मिलता, तो ये जो ता था ना वो ना में बदल गया है। उसके बाद है अश्वह चेत। अब यहाँ देखो प्लस का चिन्ह लगा है ना, यानी आपको यहाँ पे संधि करनी है। तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है चा,
ध्यान से देखिएगा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, चा, किसका किसका मेल हो रहा है, विसर्ग का मेल हो रहा है चा से, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य सा में। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, अश्वसचेत, क्या हो जाएगा, अश्वसचेत, इस तरह से। तो संधि आसान है लेकिन समझ में आ जाए तो संधि की वीडियो देखें और पूरे 5 नंबर प्राप्त करें। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है समास का। समास कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, रेखांकित पदानाम, रेखांकित पदों का समासम, समास करिए, विग्रहम, वा मतलब होता है अथवा, यानी समास करिए, यह विग्रह करिए, यानी अगर समस्त पद है तो आपको विग्रह पद चुनना है, विग्रह पद है तो समस्त पद चुनना है। तो देखो यहाँ पे पहला जो रेखांकित पद है, खगकुल कलरवम। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि समास और विग्रह में अंतर क्या होता है। समास में क्या होता है, अनेक पद मिल करके एक पद बन जाते हैं, अर्थ वही रहता है। विग्रह में क्या करते हैं, अर्थ के अनुसार पदों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला उदाहरण किसका है, समास का उदाहरण है, खगकुल कलरव। अब इसमें क्या है, समास है, विग्रह आपको चुनना है, क्या चुनना है, विग्रह। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, खगकुला नाम कलरवः, क्योंकि इसका अर्थ होता है पक्षी कुल का कलरव। खग मतलब क्या होता है, पक्षी, और कुल मतलब क्या होता है, समूह, और कलरव मतलब होता है ध्वनि, तो यानी पक्षियों के समूहों का कलरव यानी आवाज। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है धृत सुख संदेशम, ये भी समास पद दिया गया है, समस्त पद दिया गया है, विग्रह पद आपको चुनना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, धृतः सुख संदेशा एन सह तम, इसमें भी का वाला विकल्प सही होगा। यानी इसका अर्थ क्या होता है, धीरता मतलब धारण किया गया है, सुख का संदेश, एन, एन माने जिसके द्वारा, वह, तम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा थोड़ा, यानी देखो ना, यहाँ पे एन है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे या है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ध्यान से देखिएगा, नहीं थोड़े में ही धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे एन है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे या है। तो एन मतलब होता है जिसके द्वारा, यानी धारण किया गया है सुख का संदेश जिसके द्वारा, वह उसको, ये पहले पाठ का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला है प्रस्तरस तले। अब इसमें देखो ध्यान से, दो पद है, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये विग्रह पद हैं, इसमें आपको समस्त पद बनाना है। तो समस्त पद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला पद होता है उसकी विभक्ति को गायब कर देते हैं, यानी उसका लोप कर देते हैं। तो प्रस्तरस लिखा हुआ है ना, तो इसका अस हटा देंगे और जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, प्रस्तर तले। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चौथा है लता तर गुलमाह। अब इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरे का विकल्प सही होगा, का वाला। लता नहीं, का वाला विकल्प नहीं सही होगा, इसमें चा होता है ना, द्वंद्व समास में चा से जुड़े होते हैं, तो इसमें जो है ये गा वाला विकल्प सही होगा, लता चा तरवा चा गुलमाह चा। क्योंकि द्वंद्व समास में, कौन सा समास, द्वंद्व समास, हिंदी में भी आप द्वंद्व समास पढ़ते हैं, वहाँ पे और से जुड़ते हैं, और उसी और को संस्कृत में क्या कहते हैं, चा। यहाँ पे 3 है ना, लता तर गुलम, तो हो जाएगा लताह चा तरवाह चा गुलमाह चा। उसके बाद अगला है चौथा खंड इसका, मानवाय जीवनम कामये। अब यहाँ पे देखो 2 पद है ना, तो यानी यहाँ पर भी आपको समस्त पद चुनना है। तो मानवाय जीवनम, तो समास करने के लिए पहला पद यानी मानवाय लिखा हुआ है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है, उसको हटा देंगे तो हो जाएगा मानव जीवनम। तो आपका जो है ये का वाला विकल्प सही हो जाएगा, मानव जीवनम। अगर आप कहेंगे तो समास की अलग से वीडियो हम आपको बना देंगे बोर्ड के पेपर के पहले। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, किसका होता है, प्रत्यय का होता है। किसका होता है, प्रत्यय का। तो इसमें देखो रमणीया, इसमें कौन सी प्रत्यय है, इसमें बड़ा आ अंत में, तो बड़ा आ वाली प्रत्यय कौन सी है, टाप प्रत्यय है। टाप प्रत्यय का बड़ा आ जुड़ता है,
तो इसमें जो है टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय खा वाले विकल्प में है। उसके बाद वितरंती, इसमें अंत में क्या है, बड़ी ई, और बड़ी ई के लिए आपके सिलेबस में कौन सी प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है, गीप। तो गीप प्रत्यय किस में है, देखो दो विकल्प में है। अब यहाँ पे ध्यान देना कौन सा सही होगा, तो आपका विकल्प सही होगा का वाला, वितरत प्लस गीप। उसके बाद अगला है समीर चालिता। अब यहाँ देखो समीर चालिता के अंत में क्या है, बड़ा आ, तो इसमें भी टाप प्रत्यय है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना टाप प्रत्यय दो दो ऑप्शन में है, यानी चल प्लस टाप, चालित प्लस टाप। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, खा वाला विकल्प, चालित प्लस टाप। क्योंकि जो टाप प्रत्यय है वो धातु में नहीं लगती। यहाँ पे देखो चल धातु है, धातु में टाप प्रत्यय नहीं लगती है, शब्द में लगती है। उसके बाद अगला है बुद्धिमान। इसमें कौन सी प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय। उसके बाद देवी, देवी में गीप प्रत्यय है, तो आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है वाच्य परिवर्तन का। आप जानते हैं ना 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और वाच्य जो है रिक्त स्थान में के रूप में आता है। 4 वाक्य दिए होते हैं, आपको 3 करने होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला वाक्य है संवाद के रूप में आता है, निखिलः आदित्य किम त्वया पठ्यते, क्या तुम्हारे द्वारा पढ़ा गया। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि वाच्य परिवर्तन में पहचान क्या करते हैं कि कर्ता में तृतीया है, क्रिया जो है यते वाली आ रही है। कौन सी आ रही है, यते या यंते। अगर यते और यंते मिल जाए तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सा वाच्य होगा, या तो कर्म वाच्य होगा या फिर भाव वाच्य होगा। कर्म और भाव में कर्ता में तृतीया होती है, एक पहचान ये भी है। अब यहाँ पे कर्म जो है भरना है, तो गीताम, गीता, गीतान। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, खा वाला विकल्प सही होगा, गीता, क्योंकि कर्ता में तृतीया है और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी। तो यहाँ पे कर्म क्या है, गीता। उसके बाद सेकंड है आदित्य। आदित्य कहता है ना, नहीं, अहम तु स्वापाठम। अब यहाँ पे करता है अहम, जो कि कर्तृवाच्य का है, तो यहाँ पे हो जाएगा पठामि, क्योंकि अहम के साथ पठामि आता है। तो अहम तो स्वापाठम पठामि, यानी निखिल ने पूछा आदित्य क्या तुम गीता को तुम्हारे द्वारा गीता पढ़ी जा रही है। तो आदित्य ने कहा नहीं, अहम तो स्वापाठम पठामि, मैं तो अपना पाठ पढ़ रहा हूँ। निखिल अगला प्रश्न करता है शोभनम, बहुत बढ़िया, तुम कदा गीता, तुम कब गीता को। अब यहाँ पे तुम है तो मतलब तुम, तो इसका साथ क्रिया आएगी पठसी, तुम गीता को कब पढ़ते हो, यानी श्रीमद् भागवत गीता को कब पढ़ते हो। अब उसके बाद चौथा वाक्य है आदित्य का संवाद है, तू प्रातः काले एव गीता श्लोका नाम अभ्यासा क्रियते। अब यहाँ पे त्वया अहम मया। अब यहाँ पे देखो क्रियापद क्या है, यते, क्रियते, यते मिल गया ना, तो कर्ता में तृतीया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मया। अब यहाँ पे कोई कहे त्वया क्यों नहीं होगा, क्योंकि आदित्य अपने लिए कह रहा है, तो यहाँ पे विकल्प से होगा मया। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आता है अव्यय का, रिक्त स्थान नहीं। प्रश्न नंबर 9 में क्या आता है, समय लेखन। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में क्या आता है, समय लेखन। आपके पेपर में सबसे आसान प्रश्न यही होता है, समय लेखन का। इसमें क्या करना होता है, टाइम जो है संख्या के रूप में लिखा होता है, आपको उसको संस्कृत में शब्द के रूप में लिखने होते हैं। तो उसके लिए हमने आपको समय की अलग से वीडियो बनाई है घटिका के नाम से, तो उस घटिका वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सबसे आसान प्रश्न होता है, 4 नंबर का होता है, कुछ नहीं करना होता है, 1 से लेकर के 12 तक संस्कृत में संख्या याद करनी होती है। और क्या याद करना होता है, सार्ध, सार्ध मतलब होता है साढ़े, और क्या याद करना होता है, सपाद, सपाद मतलब होता है सवा, और क्या याद करना होता है, पादोन, पादोन मतलब होता है पौने। बस अब देखिए कैसे करेंगे। पहला क्या है, 12 30 यानी 12.5। अब 12.5 को क्या कहेंगे, सार्ध द्वादश। क्या लिखेंगे, सार्ध द्वादश। बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो वादनम नहीं लिखा है ना, तो वादने भी लिख देंगे। हालांकि बोर्ड के पेपर में वादने लिखा रहता है, लेकिन अगर वादने ना लिखा रहे तो आप अपनी तरफ से वादने लिख देंगे। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं,
वो लिख देते हैं द्वादश सार्ध, यानी द्वादश को पहले कर देते हैं, सार्ध को बाद में कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसी तरह से लिखेंगे सार्ध सपाद और पादोन ये संख्या के पहले लगते हैं। उसके बाद देखो क्या है 5.5 यानी 530, तो इसको क्या लिखेंगे सार्ध पंच, क्या लिखेंगे सार्ध पंच, और वादने को लगा देंगे, बस इतना ही तो करना है। उसके बाद अगला क्या है 6.5, ये भी बहुत आसान है, क्या लिखेंगे सार्ध, और उसके बाद 6 को क्या कहते हैं षड, बस उसके बाद वादने, हो गया काम। उसके बाद अगला है 5, तो 5 को कुछ नहीं करना है, पंचवादने, क्या लिख देंगे पंचवादने। तो पेपर में सबसे आसान प्रश्न यही होता है घटिका का, फिर भी बच्चे इसमें कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं। तो अगर आप आसान प्रश्न गलती करेंगे तो आप फाइट से बाहर हो जाएंगे, आप अच्छे अंक नहीं पाएंगे। उसके बाद देखो अगला है 1.45, अब 1.45 का मतलब क्या होता है 1.25, तो पौने को संस्कृत में कहते हैं पादोन, क्या कहते हैं पादोन। अब कुछ बच्चे पादोन तो लगा देते हैं लेकिन वो 1 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1.25 नहीं 1.25 हो रहा है, तो हो जाएगा पादोन दुई, और उसके बाद वादने, बस इतना ही करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है अव्यय का, 3 नंबर का आपके पेपर में अव्यय आता है रिक्त स्थान के रूप में, और मंजूषा में अव्यय दिए गए होते हैं, अर्थ के अनुसार आपको भरना होता है। को अपि ना जानाति कस किम भवति, अब यहाँ पे पहले में क्या भरेंगे, पहले में भरेंगे स्वा, पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा कोई नहीं जानता कल किसका क्या होगा। क्या अर्थ होगा ध्यान सुनिएगा, को अपि ना जानाति कोई नहीं जानता है कल किसका क्या होगा। उसके बाद दूसरे में भरेंगे आरक्षी उच्चई आहसत, ये आपकी किताब की लाइन है, तो यहाँ पे भरेंगे चा। उसके बाद एका मंजूषा आसीत, इसमें भरेंगे तत्र। उसके बाद अंतिम में अब एक ही रह गया है, तो यहाँ पे भर देंगे कुत्र। इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है अशुद्धि संशोधन का, इसमें 4 वाक्य दिए गए होंगे, वाक्य में एक पद रेखांकित होगा जो कि गलत होगा, उसको आपको विकल्प से चुन करके सही करना होगा। ये भी 3 नंबर का प्रश्न आता है और आसान होता है, फिर भी बच्चे गलती करते हैं। तो अशुद्धि कितने प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है, उसमें क्रिया की शुद्धि होती है, कर्ता की शुद्धि होती है, विशेषण विशेष की शुद्धि होती है, कभी कभी लिंग की शुद्धि होती है। तो यहाँ पे देखो किसके शुद्धि है, क्रिया की शुद्धि है। त्वम चाकलेहम खादती, अब खादती अशुद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है त्वम, जो कि मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो उसके लिए सही क्या हो जाएगा खादसी, तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। सह वृक्षाः सिंचति, अगला वाक्य है सह वृक्षाः सिंचति, वो पेड़ों को सींचता है, तो वृक्षाः में वृक्षान सही होगा, आपका का वाला विकल्प, यानी पेड़ों को सींचता है। उसके बाद माता पिता च ग्रामम आगच्छन्ति, अब यहाँ पे माता और पिता यानी 2 लोग आ रहे हैं, क्रिया पर जो है बहुवचन है, इसमें सही क्या हो जाएगा आगच्छतः, क्योंकि कर्ता 2 है ना माता और पिता, तो यहाँ पे आगच्छतः सही होगा। उसके बाद भवान हयः कुत्र भविष्यति, अब इस तरह का वाक्य पेपर में जरूर आता है और बच्चे इसमें गलती करते हैं, जबकि इसमें क्या ध्यान देना हयः, अब हयः माने क्या होता है, हयः माने होता है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, अब उसके लिए भविष्यति नहीं आएगा, उसके लिए आसीत आएगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हयः और उसके बाद अद्य और श्वा, इन तीनों को आप याद रखें। हयः माने क्या होता है बीता हुआ कल, अद्य माने आज होता है, इसके लिए वर्तमान काल की क्रिया आएगी, और श्वा मतलब होता है आने वाला कल, उसके लिए भविष्यति आएगा, यानी आने वाली क्रिया आएगी, यानी भविष्य काल की क्रिया आएगी। तो इस तरह से हमारा जो खंड गा था व्याकरण वाला वो भी पूरा हो गया। उसके बाद खंड घा आता है पठितांश अवबोधन का, किसका आता है पठितांश अवबोधन का। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 12 होता है गद्यांश का। देखो यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत ने लिखत, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर संस्कृत में लिखिए।
5 नंबर का पैसेज होता है। तो प्रश्न नंबर 12 में किस पार्ट से पैसेज आता है? जो आपके गद्य वाले पाठ हैं, यानी जो स्टोरी वाले, कहानी वाले पाठ हैं। तो यहाँ पे देखो जो पैसेज आया हुआ है, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान, ये किस पाठ का है? ये जो आपका पाठ है विचित्रा साक्षी, ध्यान से सुनिएगा, किस पाठ का है? विचित्रा साक्षी जो आपका पाठ है, यह उस पाठ का पैसेज है। तो यहाँ पे पाठ आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं बताएंगे, सीधा प्रश्न पे आते हैं। देखो पहला प्रश्न है आपका, कहा जनः भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान, कौन व्यक्ति बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन कमाया। तो यहाँ पे कहा जनः यानी कौन व्यक्ति, तो यहाँ पे पहली ही लाइन में लिखा हुआ देखो ना, कश्चन निर्धनो जनः, यहाँ पे क्या लिख देंगे? कश्चन निर्धनः, क्या लिख देंगे? इस तरह से लिखेंगे, देखिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कश्चन निर्धनः, क्योंकि जनः प्रश्न में लिखा ही है, यहाँ पे कश्चन निर्धनः लिख देंगे। उसके बाद पिता कस रुगणताम आकर्ण व्याकुलो जाता, अब इस कस का उत्तर पैसेज में क्या आया हुआ है? तनुजस, यानी पिता ने किसकी बीमारी को सुन करके व्याकुल हो गए थे, तो तनुजस, तनुजस मतलब होता है पुत्र की। तीसरा है अर्थकारसेन पीड़ितः सह कम विहाय पदातिर्यो प्रचलत, अर्थ यानी धन की कमी के कारण वो किसको छोड़ करके पैदल चले। तो यहाँ पे कम आया हुआ, कम मतलब किसको? तो पैसेज में आया हुआ है बस यानम, पैसेज में क्या आया हुआ है? बस यानम, तो बस यानम इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसका आखंड है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, इसमें भी आपको 2 करने हैं, 1-1 नंबर का है। पहला है निर्धनः स्वापुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता, यानी जो निर्धन व्यक्ति है वो अपने बेटे का एडमिशन कराने में कहाँ सफल हुआ। यहाँ पे कुत्र मतलब कहाँ पे, तो इसके लिए पैसेज में आया हुआ है महाविद्यालय, क्या आया हुआ है? महाविद्यालय। तो आपको क्या करना है? कुत्र के स्थान पे लिख देंगे महाविद्यालय, महाविद्यालय लिख करके पूरी की पूरी लाइन वैसे लिख देंगे, यानी कुत्र को हटाएंगे और महाविद्यालय लिख करके पूरी लाइन ऐसे लिख देंगे। अगर आपको ऐसा लिखना नहीं आता है तो इसके लिए क्या करेंगे? जो पैसेज में लाइन आई हुई ना, उसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के 3 से लेकर के सफल हो जाता तक। समझ में आ रहा ना कैसे करते हैं? क्रियापद पकड़िए और पैसे से उत्तर लिख लीजिए। अगला है सह रात्र निवासम कर्तुम कम प्रति उपागता, वह निर्धन व्यक्ति रात्रिवास करने के लिए किसके पास गया। तो उसके लिए देखो पैसेज में ही अंतिम लाइन में आया हुआ है सह पार्थ स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसका गाखंड है निशा अंधकारे परसिते कुत्र पदयात्रा न शुभावह, यानी रात के अंधेरे में अनजान प्रदेश में कहाँ पर पदयात्रा शुभावह नहीं होती। यहाँ पे देखो ना, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ पर, तो इसके लिए पैसेज में आया हुआ है बीजने प्रदेशे, ये देखो ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा कि रात के अंधेरे में अनजान प्रदेश में पदयात्रा अच्छी नहीं होती है। इस तरह से हमने पूर्ण वाक्य में प्रश्न कर लिए। इसके बाद जो ई खंड होता है यही कठिन होता है, इसमें यथा निर्देशम यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देना होता है। इसमें भी 3 दिए गए होते हैं, 2 करने होते हैं। पहला क्या है देखो, उपार्जितवान इत अस्याह क्रियायाः कर्तृपदम किम, इस क्रिया का जो सब्जेक्ट है वो आपको लिखना है। ये पहली लाइन में आया हुआ है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा निर्धनः जनः, क्या हो जाएगा? निर्धनः जनः। अगर कोई विद्यार्थी के अगर हम केवल जनः लिख दे तो तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि कर्ता पद क्या है? जनः। अगला है निर्धना जनः अनयो पदयो विशेषणम किम, ध्यान से देखिएगा इन दोनों पदों में विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है निर्धनः, ये विशेषण हो जाएगा। पुत्रः इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः,
पुत्र का कौन सा पर्याय, पर्याय मतलब कहता है पर्यायवाची, तो उसके लिए आया हुआ है तनुजः। क्या आया हुआ है? तनुजः। तनुजः माने क्या होता है? पुत्र, बेटा। हालांकि पैसेज में जो आया हुआ है वो आया हुआ है तनुजस। अगर कोई बालक के सर जी अगर हम तनुजस लिख दे तो आपको नंबर मिल भी सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुत्र, पुत्र जो है प्रथमा एकवचन में है, तो इसका सही उत्तर होगा तनुजः। ये भी आपको लिखते समय ध्यान देना होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में जो आपका श्लोक वाला पाठ है उसमें से एक श्लोक आएगा। अब यहाँ पे देखो, गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। यह श्लोक जो है किस पाठ का है? सुभाषितान वाले पाठ का है। पहला प्रश्न है गुड़ी किम वेत्ति, गुड़ी व्यक्ति क्या जानता है। अब इसका एक पद में उत्तर देना है, तो यहाँ पे देखो ना, गुड़ी गुणम वेत्ति, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा गुणम। कितना आसान है। सिंहस्य बलम कह ना वेत्ति, सिंह का बल कौन नहीं जानता है, तो यहाँ पे देखो ना मूषकः आया हुआ है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मूषकः। यानी शेर का बल कौन नहीं जानता है, तो चूहा नहीं जानता है। बलि किम वेत्ति, बलि क्या जानता है, यहाँ पे देखो ना बलि बलम वेत्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलम। एक पदेन हमारा पूरा हो गया। उसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न है, पीका कस्य गुणम जानाति, कोयल जो है किसके गुण को जानती है। अब यहाँ पे कस्य जो है यही जो है प्रश्नबोधक पद है, इसके स्थान पे आपको वसंतस्य लिख करके पूरी लाइन लिख लेनी है। क्या करना है? पीका वसंतस्य गुणम जानाति, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद अगला है मूषकः किम ना जानाति, चूहा क्या नहीं जानता है, तो यहाँ पे किम को हटा करके क्या लिखना है? सिंहस्य बलम। ये इतना किम को हटाएंगे, सिंहस्य बलम लगाएंगे, पूरी लाइन लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? मूषकः सिंहस्य बलम ना जानाति। उसके बाद अंतिम है इस खंड का, बलम को जानाति को नवा ना वेत्ति, यानी बल को कौन जानता है कौन नहीं जानता है, तो इसके लिए यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, कि बल को बलवान व्यक्ति जानता है, निर्बल व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जानता है। अब इसमें भी ई खंड के अंतर्गत यथा निर्देशम आता है, वेत्ति इत्यस्य क्रियायाः कर्तृपदम किम, यानी जो वेत्ति है इस क्रियापद का कर्ता पद कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ना, इस श्लोक में ही पहली लाइन में आया हुआ है गुड़ी गुणम वेत्ति, तो यहाँ पे जो वेत्ति क्रिया है इसका कर्ता हो जाएगा गुड़ी। वेत्ति एक जगह और आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, तो यहाँ इसका कर्ता क्या है? बलि। तो आप गुड़ी भी लिख सकते हैं, बलि भी लिख सकते हैं, दोनों आपका उत्तर सही हो जाएगा, दोनों में से कोई एक लिख देंगे सही हो जाएगा। उसके बाद सबलः इत्यस्य पदस्य विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः। अब सबलः माने क्या होता है? बल से युक्त, उसके लिए विपर्यय, विपर्यय मतलब क्या होता है? विलोम पद, तो आया हुआ है निर्बलः। क्या आया हुआ है? निर्बलः। हस्ती इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः, हस्ती माने होता है हाथी, और उसके लिए श्लोक में आया हुआ है करी। क्या आया हुआ है? करी। अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो हमने सभी पाठों की वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जा करके सभी पाठों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 आता है नाटक वाले पाठ का पैसेज, यानी नाट्यांश का। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए नाट्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो पैसेज है यानी अनुच्छेद है किस पाठ का है? जो आपका पाठ है सौहार्दम ही प्रकृति शोभा, इस पाठ का पैसेज है। अब इसमें भी देखो आपका पहला प्रश्न क्या है? कः क्रोधेन गर्जति, कौन क्रोध से गरजता है? तो पैसेज में देखो आया है सिंहा क्रोधेन गर्जन, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहः। क्या हो जाएगा? सिंहः। कः रक्षकः भवति, रक्षक कौन होता है? इसका देखो यहाँ पे राजा तो रक्षकः भवति, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा राजा। समझा गया? उसके बाद तीसरा है
किमर्थम माम एवं तुदंति सर्वे मिलित्वा इति कह कथयति, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा जो है सिंह कहता है, पहली लाइन में जो पैसेज में आई हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहः। उसके बाद पूर्ण वाक्यांश का प्रश्न है, या वित्रास्तान न रक्षति सह किम कथ्यते। त्रास्तान मतलब जो पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो यहाँ पे देखो श्लोक आया हुआ है ना, ये इसी श्लोक में इसका उत्तर है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कृतांतः। क्या लिखेंगे? कृतांतः। अब यहाँ पे जो किम है इसको हटाएंगे और कृतांतः को लगा करके पूरी लाइन लिख लेंगे, तो आपका फुल सेंटेंस में उत्तर हो जाएगा। अगला है, पिका काकम वनराज रूपेण कथम न स्वीकरोति। जो कोयल है वो कौवे को राजा के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करती? तो इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। काका किम वदति, कौवा क्या कहता है? तो कौवे का कथन यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है, लेकिन थोड़ा सा सुधार करना है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे काका वदति, उसके बाद ये कौवे का कथन आपको लिख देना है। इसके बाद इसमें भी ई खंड के अंतर्गत यथा निर्देशम का प्रश्न आता है, राजा इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अब इसके लिए देखो अगली ही लाइन में लिखा हुआ है, राजा तो रक्षका भवति, तो बस इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा भवति। यहाँ पे यानी इसका क्रियापद क्या है? भवति। अगला है, राजा तो रक्षका भवति भवान तो भक्षकः वाक्य अस्मिन् अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद यहाँ पे दो आए हुए हैं, पहला है तू और दूसरा है परम। तो दोनों लिख देंगे तो अच्छा है, एक भी लिख देंगे तब भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगला है, कपि ही इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः। कपि का पर्याय, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है? वानरः। क्या आया हुआ है? वानरः। प्रश्न नंबर 15 में क्या करना होता है? प्रश्न निर्माण करना होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेखांकित पदान आधृत। रेखांकित पद को बेस बनाइए, समुचित रूप से प्रश्न का निर्माण करिए। केवल 4 करने हैं, 4 नंबर का है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे जो रेखांकित पद है उसका लिंग, उसकी विभक्ति, उसका वचन जानिए और किम शब्द का रूप प्रयोग करिए या फिर सप्तकाकार का प्रयोग करिए। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है प्रश्न निर्माण की 15 मिनट की, तो उसको अच्छे से देखें। अब यहाँ पे देखो क्या आया है, छात्रावासे। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? कुत्र। छात्रावासे का अर्थ होता है छात्रावास में, कुत्र माने कहाँ पर। पिता, अब पिता प्रथमा का एक वचन है तो इसका हो जाएगा कः। उसके बाद विद्वांसः, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभि नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। अब विद्वांसा जो है प्रथमा का बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो इसके लिए हो जाएगा के। गृह अभ्यंतरम, यानी चौरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्टः, चोर घर के भीतर प्रवेश कर गया, यहाँ पे हो जाएगा कुत्र। उसके बाद इसका जो 5वां है अंगाखंड है विदुषाम। विदुषाम मतलब विद्वानों का, तो इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? केशाम, किसका। तो केशाम लगा करके आपको पूरा वाक्य लिखना होगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने होंगे, तभी आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्रश्नबोधक चिन्ह, तो आपको आधा नंबर कट भी सकता है। और आपको कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें उन्होंने छात्रावासों को हटा करके क्या लिख दिया? कुत्र। अब कुत्र लिख दिया, बस उनको लग गया वाक्य को पूरा हो गया, लेकिन नहीं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में अन्वय आता है रिक्त स्थान के रूप में। श्लोक दिया गया होगा, उसका अन्वय भी नीचे लिखा गया होगा, उसमें 4 रिक्त स्थान होंगे, उसमें भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में दिए गए होंगे। अब ये जो श्लोक आया हुआ है ना, ये भी किस पाठ का है? सुभाषतानी वाला जो पाठ है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये। यहाँ पे देखो पहले में हम क्या भरेंगे? पिता पुत्राय। अब पुत्राय नंबर 1 पे भरा जाएगा। बाल्ये महत विद्याधनम, अब यहाँ पे 2 नंबर पे आएगा यच्छति, यानी पिता पुत्र को बाल्यकाल में बड़ा विद्याधन प्रदान करता है, देता है।
अस्य पुत्रस्य, इस पुत्र के लिए पिता। अब यहाँ पे 3 नंबर पे क्या आएगा, किम, किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत् कृतज्ञता, या जो कृतज्ञता है वो नंबर 4 पे आएगी। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक क्या है कि जो पहला पद होता है उसमें पहला पद आपको मिल जाएगा, दूसरे पद में यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप भर सकते हैं। इसके अथवा के रूप में भावार्थ आता है। भावार्थ में भी ऊपर श्लोक लिखा होगा, नीचे उसका भावार्थ लिखा होगा, 4 रिक्त स्थान होंगे, भरे जाने वाले पद मंजूषा में लिखे होंगे। यहाँ पर भी नंबर 1 पे क्या भरेंगे, अस्मिन, क्या भरेंगे, अस्मिन, अस्मिन संसारे, संसार में, विद्वान जनः एव। 2 नंबर पे क्या भरेंगे, नेत्रवान भवति, नेत्रवान होते हैं, अर्थात ज्ञान रूप चक्षु एव वास्तविकम नेत्रम अस्ति, ज्ञान रूपी जो चक्षु है यानी नेत्र है वही वास्तविक नेत्र है। अब नंबर 3 पे क्या भरेंगे, जनस्य के आगे क्या लेंगे, यस, यस जनस्य, जिस मनुष्य की ज्ञानार्जन में रुचि ना, ज्ञानार्जन में रुचि नहीं है। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, 4 नंबर पे आएगा भवती, यानी ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि नहीं है। तस्य नेत्रे तो केवलम नामना है, उनके नेत्र जो है केवल नाम के लिए है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप करोगे तो आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 17, किसका आता है, घटनाक्रम का। एक स्टोरी होगी किसी पाठ की, वो 8 वाक्यों के रूप में लिखी होगी। आपको इसमें क्या करना होता है, कौन सी घटना पहले घटित हुई उसको क्रम से करके आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा, नंबर 1 पे आएगा ये तीसरे नंबर वाला वाक्य कि कोई निर्धन व्यक्ति बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन कमाया। नंबर 2 पे पहला वाक्य आएगा कि उस धन से उसने अपने बेटे को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। नंबर 3 पे जो 7वां वाक्य है ये वाला आएगा नंबर 3 पे कि एक बार उसका पुत्र बीमार हो गया। नंबर 4 पे चौथा ही आएगा, अभी देखो ना चौथा नंबर 4 पे ही आ गया कि धन की कमी के कारण वो बस को छोड़ करके पैदल ही चला। नंबर 5 पे जो 8वां वाक्य है ये आएगा कि पैदल चलते हुए उसको शाम हो गई। उसके बाद नंबर 6 पे छठा वाला वाक्य ही 6 नंबर पे आ जाएगा। क्या अर्थ है इसका कि रात के अंधेरे में अनजान प्रदेश में पदयात्रा अच्छी नहीं है। नंबर 7 पे जो 5वां वाक्य है ये आएगा कि वो समीप में स्थित किसी गृहस्थ के घर में निवास करने के लिए गया। अब एक ही बचा हुआ है 8वें पे कौन सा आएगा, 2 नंबर वाला वाक्य ये आएगा 8वें नंबर पे। तो इस तरह से आपको क्रम से करके लिखना होता है। अब यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे जो पैसेज आया हुआ है ना आपका गद्यांश का, ये उसी पैसेज में भी मिल जाएगा। तो अगर ऐसा भी है तो आप पूरा पेपर एक बार देख लिया करें कि कहीं ये जो लाइन है कहीं आई तो नहीं किसी प्रश्न के रूप में। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, देखो यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम, रेखांकित पदों का प्रसंगानुकूलम उचितार्थ चिन्हित, यानी प्रसंग के अनुसार आपको अर्थ चुनना होता है, यानी शब्दार्थ का प्रश्न है। पहला है वक्रम। अब वक्रम माने क्या होता है, कुटिलम। मानुषात, इसका अर्थ होगा मानवात। जगाद, जगाद माने होता है बोला यानी अवदत। भीषम, भीषम माने होता है अत्यधिकम यानी अधिकम। तो इस तरह से हमने पूरा मॉडल पेपर हल कर लिया। तो बच्चों पसंद आया है तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब इसके बाद हम संस्कृत का जो मॉडल पेपर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।